नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, ज्ञान बिंदु वाले रोशन आनंद जब से जेल गए हैं तब से खान सर की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लगातार खान सर चर्चा में बने हुए हैं और लगातार ये कहा जा रहा है कि अब खान सर पर खतरे की तलवार लटक रही है। और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये है कि खान सर पर एफआईआर दर्ज हो गया है। तो ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब आप जानना चाह रहे होंगे, वो सवाल यही है कि अब खान सर का क्या होगा और अब आगे आगे इस मसले का क्या कुछ होगा। तो आइए फिर बिना देरी के सब कुछ आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। वकील साहब, एफआईआर कॉपी आपके पास है, 17 पेज की एफआईआर कॉपी है। ये क्या कुछ पाया आपने आपने देखा है एफआईआर कॉपी? देखिए, वो एक पुरानी कहावत है। राजा परीक्षित राज में जब कलयुग प्रवेश कर रहा था तो कलयुग परमिशन मांगा था कि आपके राज में हम प्रवेश करना चाहते हैं। तो बोला कि तुमको पता है कि अभिमन्यु के हम पुत्र हैं, अर्जुन के हम पौत्र हैं, तो मेरे राज में कैसे प्रवेश कर जाओगे? तो कहा कि बोला प्रवेश तो हम काल हैं, हम ऐसे भी कर जाएंगे, क्योंकि आप इनके पुत्र और पौत्र हैं, इसलिए आपसे हम अनुमति मांगने आए हैं। तो अनुमति मांगने में उन्होंने 2-3 जगह का नाम बताया, जिसमें एक जुआ का अड्डा के बारे में बताया था। यह भी कहा था कि बोला कि जगह थोड़ा कम पड़ जाएगा, तो बोला जहाँ सोना या धन जहाँ रहेगा वहाँ पर आपका वास होगा। तो राजा का मुकुट भी सोना का था, तो राजा के माथे पर कलयुग चढ़ गया। ये दिखाया गया था, वो उसमें भी दिखाया था, टीवी में भी दिखाया था। शिक्षक पहले एक छाता, एक छड़ी लेके चलते थे शहर में, पूरे गांव पूरे शहर की इज्जत हुआ करते थे। शिक्षक, उस शिक्षक को ही लोग अपने शिक्षक से मिला देते हैं। आज का जो शिक्षक है, या जो कोचिंग वाले हों या प्राइवेट स्कूल वाले हैं, इनमें और डेवलपर में कोई अंतर, जो डेवलपर बिल्डर हैं उनमें दोनों में कोई अंतर नहीं। दोनों एक ही हैं, दोनों धनासेठ बैठे हुए हैं। ये लोग आपस में जैसे जमीन, बिल्डर और डेवलपर से एक ही जमीन, दोनों लड़ाई झगड़ा करेगा, मारा मारी बम्बई में भी देखते हैं, सिनेमा में भी देखा था, और यहाँ भी सब जगह दोनों एक दूसरे को दोनों फंसाते रहेगा, केस मुकदमा करते रहेगा, झूठ फूट शिकायत पर बड़ाई करते रहेगा। उसी ढंग का राइवलरी यहाँ चल रहा है। मालूम हुआ कि कोई शायद एक ही कैंपस है, कोई किसान कोल्ड स्टोरेज, उसी में 8-10 कोचिंग चलता है। उसी में इनकी कोचिंग भी चलती है, उनकी कोचिंग भी चलती है। किसी ने कहा कि इतना लड़का को हम पढ़ा के सिपाही बना दिए, उसने कहा इतना पढ़ा के हम बना दिए। तो आपस में दोनों में राइवलरी चल रही थी, दोनों का उसी में बहसम बल। लेकिन अगर मन राइवलरी है तो कम्पीट तो ठीक है, चलो है, एक प्रतिस्पर्धा होती है, एक होती है जलन वाला। तब तो नहीं होना चाहिए था। अगर शिक्षण पेशा में है, यही इसलिए मैंने कहा कि अगर पेशा शिक्षण का है तो आपके चेहरे पर, आपके बर्ताव में, आपके व्यवहार में। हमारे पिताजी कॉलेज के प्रिंसिपल थे, डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे। हमने कभी उनको बॉडीगार्ड लेके चलते हुए पूरे जीवन में नहीं देखा था। वो तो शाम में एक टॉर्च लेके शहर में घूमने निकलते थे, पूरे शहर उनको प्रणाम करता था। लेकिन आज कोई अगर इस ढंग के कोचिंग वाले हैं, मालूम हुआ सुनते हैं, मार्शल रखते हैं, बॉडीगार्ड रखे हुए हैं, फोन राइफलधारी रखे हुए हैं। इतनी शिक्षा जरूरत की इसलिए पड़ रही है कि धनासेठ भाई बैठे हुए हैं वहाँ बन करके। धन के अंबार पर जब बैठिएगा तो ये सब तो होगा। आप वो जलवा दिखाइएगा, राडो और रोलेक्स की घड़ी दिखाइएगा लोगों को कि देखिए ये हम पहनते हैं, इस होटल में हम खाते हैं, ये गाड़ी हम चढ़ते हैं। इन चीज़ों में जब आप आ जाइएगा तो आपका शिक्षा गौण हो जाएगा और ये प्रबल हो जाएगा। इसी तहत में इन लोगों का कोई राइवलरी हुआ और शायद कहा कि मारा मारी हुआ और फायरिंग अपने गार्ड से ही कर। कल भी मैंने कहा था कि अपने ही गार्ड से फायरिंग करा करके और यह कह दिए कि फायरिंग हो रहा है, गोली चलती। इस ढंग का व्यू तो नहीं था। अगर शिक्षक का रहता गुण, शिक्षक का संस्कार रहता तो इस ढंग का वक्तव्य उनके मुंह से नहीं आना चाहिए था। वो कहते ठीक है, हम अपने आत्मसुरक्षा में, भाई ऑलरेडी कानून में है कि आत्मसुरक्षा। वीडियो में उन्होंने बोला है कि सेल्फ डिफेंस में फायरिंग हुई है। तो सेल्फ डिफेंस में फायरिंग अगर हुई है तो वो लॉफुल है। वो आपको सेक्शन 96 पहले था, अभी शायद 34 हो गया है ये बीएनएस में। तो जो भारतीय न्याय संहिता, पहले आईपीसी में 96 में था कि आत्मसुरक्षा के लिए कोई आदमी अपने संपत्ति की सुरक्षा
ये अपने जान की सुरक्षा में कोई आदमी अपने को बचाव कर सकता है। उसमें गोली चला, अगर आर्म लाइसेंसी आर्म है तो गोली भी चला सकता है, और अपने कैंपस के अंदर है तो चलाता है, किसी को लगता है तो भी उस पर कम दोष आ रहा है। अगर आपके घर में जाके मारा मारी किया तब ना, कोई अपने घर में चला रहा है। अब दूसरी बात आती है कि आर्म किसका, आर्म जो खास एजेंसी वाले हैं, जो एकेडमी वाले, कौन उनका कोचिंग, उनका आर्म है, उनका लाइसेंसी आर्म है, या जो व्यक्ति है, दो गार्ड है, वो गार्ड किसी एजेंसी का है, या इनका डायरेक्ट इनके पेरोल पर है। एजेंसी का लाइसेंस यहाँ बिहार में है कि नहीं, गृह विभाग से लाइसेंस होता है, तो लाइसेंस उनके पास है कि नहीं, और लाइसेंस है तो जो गन का लाइसेंस मिला हुआ है, गन का लाइसेंस कहाँ का है, बिहार में वैलिड है कि नहीं है, और जो कारतूस है वो कहाँ से इशू कराया है। इन बातों की चेकिंग होनी चाहिए प्रॉपर ना। हो सकता है गन सही हो, जो कारतूस हो वो गलत हो। तो इन सब बातों को सुरक्षा में अगर आप रखे हुए हैं, आपको मालूम है कि आर्म्स एक्ट के तहत चलता है, इंडियन आर्म्स एक्ट 1959 के तहत चल रहा है ये चीज़, तो इतनी समझदारी, इतना भाषण देते हैं तो इतनी समझदारी तो होनी चाहिए थी कि जो सिक्योरिटी एजेंसी उसका लाइसेंस चेक कर लें, जो लाइसेंस का गन है उसका चेक कर लें, जो कारतूस कहाँ से इशू किया उसका पर्ची मिलता है कि आपने कब इशू किया, कहाँ इशू कराया। उसके बाद अगर आत्मसुरक्षा में चलाते हैं, कोई आप पर आक्रमण किया है तो आप चला सकते हैं, लेकिन जो कोचिंग राइवलरी में एक दूसरे को धमकाने के लिए आप नहीं चला सकते, तुमको डरा के हम रखेंगे क्योंकि मेरे पास आर्म है, वो काम करने के लिए नहीं है बंदूक। वो केवल आत्मसुरक्षा के लिए बंदूक मिलता है, या बंदूक का लाइसेंस मिलता है, वो भी आपको अपना बंदूक नहीं है, कोई गार्ड का बंदूक है। गार्ड भी कहाँ, तो यूपी का, कौन एजेंसी है, उसका लाइसेंस यहाँ है कि नहीं, उन सब बहुत सारी बातें चेक के अंदर आती हैं। यह भी मालूम हो रहा है कि जो लाइसेंस है वो लाइसेंस सही नहीं है, जो कारतूस है वो कारतूस सही नहीं है, और जो एक्ट लगाया है इनके ऊपर, एक्ट लगाया है 109 BNS, भारतीय न्याय संहिता, जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। अटेम्प्ट टू मर्डर है, चूंकि इनको लगा दिया, धमका रहे थे। उसके बाद लगा दिया 25 का 9 कहता है कि नेग्लिजेंट फायरिंग, जो फायरिंग नहीं होनी चाहिए थी वो फायरिंग आपने कर दिया। सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट का मतलब होता है कि जो आर्म है आपका सही नहीं है, आर्म्स सही नहीं है, सही नहीं है, आपने इन कंट्रावेंशन ऑफ कोई जो प्रोविजंस है सेक्शन 5 और सेक्शन 7 का जो कंट्रावेंशन है, तभी सेक्शन 7 लगता है। और दूसरा लगा दिया सेक्शन 35 का आर्म्स एक्ट। 35 कहता है ठीक है, गार्ड का आर्म था, गार्ड ने चलाया, लेकिन आपका वो साफ कह रहा है कि हमको जो मालिक हैं उन्होंने कहा कि जब मन हो चला दो इसको, मेरे ऊपर जरा भी खतरा देखो, और फिर कहा तुम लोग देख क्या रहे हो, तुम लोग चलाओ। ये स्टेटमेंट है, पुलिस के सामने का स्टेटमेंट है। अभी ट्रायल में इसका बहुत बात बदलेगा, इसलिए कि एनी स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस हैज नो एविडेंशियल वैल्यू, ये आपको बता देंगे, हैज नो एविडेंशियल वैल्यू, कोई एविडेंशियल वैल्यू बाद पुलिस ट्रायल में नहीं आता, अनटिल कि फिर जब गवाही इनकी होगी ट्रायल में, वहां भी इसी बात को संपुष्ट करेंगे, तब इसका वैल्यू हो जाएगा। लेकिन अभी जो स्टेटमेंट है, इट हैज नो वैल्यू, क्योंकि संविधान में प्रोटेक्शन है, आपके वो एविडेंस एक्ट में प्रोटेक्शन है, और ये जो CRPC पहले था, अभी नया वाला जो BNS है, उसमें शायद 180 या 181 में है लिखा हुआ कि उसमें जो स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस या कन्फेशन बिफोर द पुलिस का लीगल वैल्यू नहीं है, कि कोई आदमी अपने विरुद्ध में गवाही नहीं दे सकता। वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है कि उसने क्या लिखा, पुलिस ने क्या लिखवा लिया। मतलब ये केस जो है सुओ मोटो है, इसमें कोई इन्फॉर्मेंट नहीं है, पुलिस ने ही केस किया है, और इसमें जो विटनेस है वो दोनों में कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है, वहाँ के लोकल कोई विटनेस नहीं है, जो विटनेस है वो भी पुलिस वाले ही लोग हैं। अच्छा, विटनेस भी पुलिस वाले ही लोग हैं? विटनेस भी पुलिस वाले हैं, जो केस किया हो पुलिस का ही केस किया हुआ है। लेकिन होता है ऐसा, क्रिमिनल ऑफेंस में, नारकोटिक एक्ट में, ये प्रोहिबिशन दारू वाले में, इसमें पुलिस ही केस करती है, क्योंकि इसमें कोई इन्फॉर्मेंट नहीं होता, इसलिए इसमें कोई लीगलिटी नहीं है, पुलिस करती है। ये सुओ मोटो केस है। सेक्शंस जो है उसमें कितनी धाराएं लगाई हुई हैं? धाराएं जो भी होने के 109 और सेक्शन 27 ये नॉन बेलेबल है। 109 अटेम्प्ट टू मर्डर है। ठीक है। इसमें मैंने कल भी आपसे कहा था कि 10 साल मिनिमम का रहता है, मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजमेंट तक होता है, लेकिन खैर किसी आदमी को चोट नहीं लगी है, कोई आदमी हताहत नहीं है, तो ये सेक्शन लगा दिया गया, लेकिन उसका बाद में इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। 35 इनके ऊपर लगाया है, इसलिए कि इनका प्रीमिसेस इसके ऊपर लगा दिया है, बनाया है, इन लोग मुलजिम बनाया है। देखिए, मुजरिम और मुलजिम में थोड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है वकील साहब? मुजरिम कहते हैं जिस पर आरोप सिद्ध हो गया, कन्विक्ट, वो हो गया मुजरिम। हाँ। अब मुलजिम कहते हैं जो आरोपी है, उसको कहते हैं मुलजिम, यानी कि जो अक्यूज्ड है। हाँ, एक्यूज ने जो प्रपोज्ड एक्यूज है, क्योंकि अभी वो मुजरिम होगा जब कन्विक्शन हो जाएगा, तब ना एक्यूज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन तो अभी मुलजिम, बराबर देखिएगा सिनेमा में भी मुजरिम मुलजिम में लोग गलती करता है, उर्दू वर्ड है, लेकिन तब भी
थोड़ा हम लोग देखते हैं, बोलने में इस विषय को समझना जरूरी है। तो अभी जो इसमें मुलजिम बनाया है, इन्होंने बनाया है प्रदीप कुमार को, जो गार्ड है, तालेवर सिंह ये भी गार्ड है, और खान सर, यानी कि इन 3 लोगों को मुलजिम बनाया गया है। मुलजिम 3 लोगों को बनाया गया है। 3 नंबर में खान सर है, तीसरा नाम खान सर का। एक्यूज नंबर 1 जो है प्रदीप कुमार, ठीक है। 2 नंबर में तालेवर सिंह, 3 नंबर में इनको बनाया गया। लेकिन ये सेक्शन का प्रभाव तीनों पर बराबर पड़ेगा। एक्यूज नंबर 3 नहीं है, इन्होंने गोली चलाए हैं, ये मालिक हैं, ये आत्म सेल्फ डिफेंस चलाए हैं। तो ठीक है, अब अरेबलरी है, ये दिखाएंगे हमको मारने के लिए आया था तो हम चलाए, तो अलग बात है। बेल इनको सेशन कोर्ट से नीचे नहीं होगा, एंटीसिपेटरी बेल जो भी होगा हाई कोर्ट से ही होगा। यानी कि बेल लेना है तो खान सर को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, दरवाजा अगर पुलिस के साथ नहीं है, अभी ठीक है, निकल चुके हैं वहां से, तो एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए तभी उनके पास अब आवे। क्योंकि अब तो एक बार उनसे पूछताछ हो चुकी है, तो एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट अभी बंद चल रहा है, लेकिन अर्जेंटली फाइल करें वहां जा करके, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाए वहां, उसके बाद वो अपने सेंटर पर जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए कि अभी एंटीसिपेटरी बेल के बिना अगर जाएंगे तो उनके अरेस्ट होने की संभावना है। इसमें एंटीसिपेटरी बेल के बगैर जाएंगे तो गिरफ्तार हो सकते हैं, खान सर यही कह रहे हैं। ये लागू होता है जब 7 साल के अंदर का कोई धारा है, तो उसमें आप पुलिस को सपोर्ट करिएगा तो आपको, ऐसे तो हर कानून पर हर विषय पर बोलते हैं, लेकिन 7 साल का जो सजा है, पनिशमेंट है, उसमें आप पुलिस को कोऑपरेट करिएगा तो आपको अरेस्ट नहीं करने का है। बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके बोलना भी जरूरी नहीं है। उसमें लिखा गया है कि अगर 7 साल के अंदर सजा है और आप कोऑपरेटिव हैं तो आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ये पुलिस पर डिपेंड करता है, पुलिस चाहे तो अरेस्ट तब भी कर सकती है। लेकिन जिसमें इसमें मिनिमम 10 साल है, फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट 109 में है। चलिए वो आर्म्स एक्ट वाले में तो करना भी करे इनको अरेस्ट, लेकिन 109 थोड़ा खतरनाक है इनके लिए। आर्म्स एक्ट जो है वो तो चलो वो लगाया है इनके ऊपर, लेकिन वो कितना इन पर लगेगा नहीं लगेगा वो बात की चीज़ है। लेकिन अगर उससे ड्यूटी आप ले रहे थे तो आपकी जिम्मेवारी बनती है। आप सर कह रहे हैं कोई एपीएस सिक्योरिटी है, उससे लिए हुए तो एपीएस सिक्योरिटी पेपर दिखाएंगे जो इनको डिप्लॉयमेंट किया है, एंगेजमेंट किया है, खाली बोलने से तो नहीं होगा। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि खतरे की तलवार लटक रही है खान इन सर पर। जो कौन थे वो, कौन, रोशन आनंद, उनकी भी एफआईआर कॉपी आपके पास है, खान सर की भी, क्या कुछ अलग रोशन आनंद से इनके ऊपर 2 धारा ज्यादा, रोशन आनंद का धारा ज्यादा है, लेकिन उसके एक ही धारा खतरनाक है, वो 109 है। इनके ऊपर 109 के अतिरिक्त आर्म्स एक्ट लगा दिया गया है, जिसमें 25/9 तो खैर ठीक है 2 इयर्स वाला है, लेकिन 27 जो है और 35 तो प्रीमिसेस का था। सेक्शन 27 आर्म्स एक्ट जो है वो 7 साल वाला सजा है, तो ऐड कर दिया इनके ऊपर। उसमें थोड़ा सा होना, लेकिन इनका अपना आर्म नहीं है, कोई हताहत नहीं है, रखे हुए हैं अपने हाथ साथ में। दोनों आपने एफआईआर कॉपी देखी है, रोशन आनंद की भी देखी है, खान सर की भी आपने एफआईआर कॉपी देखी है। क्या लगता है आगे आगे क्या कुछ होगा, रोशन आनंद के साथ क्या होगा और खान सर के साथ क्या होगा? दोनों लगभग बराबर पलड़े पर इनके ऊपर एक आर्म्स एक्ट ज्यादा लगा दिया है, और ये दोनों अभी लड़ते रहेंगे। उनका वो तो अरेस्ट हो गए तो उनका भी रेगुलर बेल हो ही जाएगा, इनका भी बेल हो जाएगा, एंटीसिपेटरी बेल इनका भी हो ही जाएगा। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो लड़ रहे हैं आपस में, ये अभी लड़ेंगे कि और लड़ेंगे, क्या करेंगे, अलग अलग बात है। दोनों एक ही कैंपस में रहते भी हैं, सुनते हैं, तो दोनों एक ही कैंपस में रहते हैं, तो या तो सेटलमेंट आपस में कर लें, बैठ के बात कर लें, हाथ में दोनों शिक्षक हैं। रोशन आनंद जेल से बाहर कब तक आएंगे? ये हम कहने वाले कौन? ये मामला कोर्ट में चल रहा है, सुनवाई आज हुई है। आज हुई है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई होगी, तो वहां से तो नहीं होगा, वहां से नहीं होगा। एडीजे कोर्ट से संभावना है कि हो जाए, संभावना है कि न भी हो, यही बात है। हाई कोर्ट से हो जाएगा, हाई कोर्ट से हो जाएगा। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है वकील साहब ने। देखिए तफसील से हम लोगों ने बातचीत की है और आपको बताया है कि जो एफआईआर खान सर पर हुई है उसमें कौन कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, कौन सी धारा सबसे खतरनाक है और आगे इस मसले में क्या होगा वो भी हम लोगों ने आपको बताया है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।